ऐसा क्या खास है कि आप अखिलेश यादव के इतने करीबी हो गए? कहा जाता है कि आप उनके सलाहकार हैं। जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके पीछे आपका दिमाग है। ऐसा क्या खास है आप में कि आप सपा के जो मुखिया हैं, उनके इतने खास हैं? अब मुझ में क्या खास है तो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ अपने बारे में। रंजन और बच्चन एक तरीके की बात कोई सोशल मीडिया में चली जरूर थी। नेताओं ने कहा हाँ, था। और नेताओं ने भी कहा था, तो उनका शायद मतलब था कि हाँ ये पीडीए के नहीं है। अब ये तो देखिए, किसको नॉमिनेट करना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर है, अधिकार उनका है। नहीं, उन्होंने मेरे को उन्होंने कहा कि आप निराश ना होइए और अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते रहिए और विचार करते रहिए। आप बिल्कुल निराशा इसका अपने अंदर मत आने दिए कि तो पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है, बातें होती रहती हैं। तो मुझे कितने सीरियस है तो मैं ये तो नहीं समझता हूँ कि मैं फील्ड में जाके इस समय चुनाव लड़ूंगा या ये लड़ूंगा, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने उस तरफ मेरा एक इंटरेस्ट है और इश्यूज पे या मुद्दों पे चर्चा करना, डिस्कस करना और उनको आगे बढ़ाना, इस सब तक अगर आप कहिए तो सियासत में नहीं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। राज्यसभा एक ऐसी जगह है, जरूर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, पार्टी का या उनका, जो किसको नॉमिनेट वो करना चाहते हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। यूं तो यूपी तक पर मुलाकातों का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे जितने प्रभावी रहे हैं, अब सियासत में भी आ रहे हैं तो शायद उतने प्रभावी हों। यह मुलाकात उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और 1978 बैच के आईएएस आलोक रंजन से। सर, स्वागत है आपका यूपी तक में। आपको परिचय करा दें कि बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी, अखिलेश यादव के वक्त उनके खासम खास और चीफ सेक्रेटरी रहे। जैसा कि मैंने बताया कि 1978 बैच आईएएस हैं। इसके अलावा सेंट स्टीफन से पढ़े हुए और आईआईएम से एमबीए भी हैं और खुद इस वक्त विजिटिंग प्रोफेसर आईआईएम के रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को और ब्यूरोक्रेसी को जानने वाले सभी इनसे बखूबी वाकिफ रहे हैं। लेकिन इन दिनों आलोक रंजन एक और चर्चा में है। अखिलेश यादव के करीबी और सलाहकार भी माने जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद समाजवादी पार्टी में हैं और हाल में राज्यसभा का भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव लड़े तो एकमात्र उम्मीदवार थे जो सपा से हारे, लेकिन इनकी चर्चा खूब हुई। स्वागत है सर आपका एक बार फिर, और आपसे हम शुरुआत अब आप वैसे तो आपका पूरा करियर ब्यूरोक्रेसी का, पढ़ाई लिखाई का रहा है, आपने कई किताबें लिखी हैं, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सर शुरुआत सियासत से करते हैं। उत्तर प्रदेश है तो सबसे पहले ये कि सर कितना सीरियस हैं आप अब सियासत को लेकर, अब राजनीति को लेकर? मैं इस तरीके से इसको देखता हूं कि पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है, वो एक बहुत अच्छा अवसर देती है किसी भी व्यक्ति को देश के निर्माण में, देश के विकास में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो इस तरीके से एक बड़ा एक पॉजिटिव उसका एक अप्रोच है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको देखता हूं। इसलिए मैं उस तरफ इंटरेस्टेड हूं कि मैं कुछ योगदान मैं उस तरफ दूं, क्योंकि मैंने 38 साल, जैसा आपने स्वयं बताया, मैं आईएएस सेवा में रहा और 38 ईयर्स मैंने प्रदेश और भारत सरकार में सेवा करी और मैंने बहुत कुछ विकास के काम किए और सब किया। लेकिन अभी मन करता है कि समाज को और कुछ देना चाहता हूं मैं। वो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा रास्ता है कि उसके जरिए मैं उसको दे सकता हूं। लेकिन जहां आपने पूछा कितने सीरियस है, तो मैं ये तो नहीं समझता हूं कि मैं फील्ड में जाके इस समय चुनाव लड़ूंगा या ये लड़ूंगा, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने उस तरफ मेरा एक इंटरेस्ट है और इश्यूज पे या मुद्दों पे चर्चा करना, डिस्कस करना और उनको आगे बढ़ाना, इस सब तक अगर आप कहिए तो सियासत में रुचि। लेकिन आप पर्दे के पीछे रहते रहते अब आप खुद भी पर्दे के आगे आने की तैयारी में हैं। अब आगे आने की क्या तैयारी में, जैसा आपने कहा कि हाँ, राज्यसभा के लिए जरूर मेरा नामांकन हुआ था और मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने मुझको उसके लिए नामांकित किया। लेकिन अब जो भी कारण रहा, कुछ क्रॉस वोटिंग हो गई, कुछ हुआ और मैं इलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन वो एक मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब ठीक है, वो नहीं हो पाया, लेकिन आगे भी जैसे, क्योंकि अब एक उस दिशा में एक चिंतन हो रहा है, एक सोच हो रही है, एक विचार विमर्श होता रहता है, तो एक तरीके से समझिए कि उन इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट अब है मेरा। लेकिन ऐसा क्या खास है कि आप अखिलेश यादव के इतने करीबी हो गए? कहा जाता है कि आप उनके सलाहकार हैं। जो
अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके पीछे आपका दिमाग है, ऐसा क्या खास है आप में कि आप सपा के जो मुखिया हैं उनके इतने खास हैं? अब मुझ में क्या खास है तो मैं इसमें क्या बता सकता हूं अपने बारे में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका मुख्य कारण ये रहा है कि मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चीफ सेक्रेटरी रहा 2014 to 16, करीब 2 साल के ऊपर, और उसके पहले ही मैं 2012 से 14 के बीच में एपीसी और आईआईडीसी, जो चीफ सेक्रेटरी के बाद अगले 2 सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो भी मेरे पास थे। तो उसके कारण ये रहा कि एक जब होता है आप काम साथ साथ करते हैं, और मुझे उनसे बड़ा रिस्पेक्ट भी मिली और बड़ा सहयोग भी मिला, उन्होंने मार्गदर्शन भी मुझे दिया, और मैंने जो स्कीम्स आगे रखी, योजनाएं रखी, उनको बढ़ावा भी दिया पूरी तरीके से, और उनका जो विजन था उसको मैंने फील्ड पे उतारा। जैसे कहिए कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, या लखनऊ मेट्रो हो, या डायल 100 हो, या कोई भी ये सत्ता में चीफ सेक्रेटरी बना, तो ये विजन माननीय अखिलेश यादव जी का था, लेकिन उसको जमीन पे उतारने के लिए पूरी अधिकारियों की टीम से काम लेना था। तो उन अधिकारियों की टीम बनाकर कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, और समय से उस सबको पूरा करना, ये सब मेरा योगदान रहा। तो इससे एक ये रहा कि एक नजदीकियत नेचुरली जब आप साथ में काम करते हैं तो हो जाती है। तो रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने मुझे अपना मुख्य सलाहकार बनाया था। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल सलाहकार नहीं था, मैं खाली प्रशासनिक मुद्दों का ही सलाहकार था। प्रशासनिक मुद्दों पे और प्रोजेक्ट्स पे और इस सब पे सलाह देता था, और जब उस पे जब वो समय भी समाप्त हो गया तो मेरा उनसे संबंध बना हुआ है। तो जो भी होती है चर्चा होती है, तो आज भी आप उनको सलाह देते हैं? आज भी उनको जो भी सलाह विचार देते विमर्श हैं? इस मुद्दे पे होता है, मैं अपने विचार सामने रखता रहता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि सिर मुंडाते ओले पड़े। आप सियासत में आए और जब आप राज्यसभा जाने की बारी आई, वैसे ही ऐसा ना रंजन और बच्चन का मुद्दा आया कि आप सबसे पहले सबके निशाने पर आ गए कि भाई ये रंजन और बच्चन अगर हैं तो फिर पीडीए कहाँ है? हाँ। आपने सुना होगा, और आपको उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। मैंने सुना रंजन और बच्चन एक तरीके की बात कोई सोशल मीडिया में चली जरूर थी, नेताओं ने कहा था, और नेताओं ने भी कहा था, तो उनका शरीर मतलब था कि हाँ ये पीडीए के नहीं है। अब ये तो देखिए, किसको नॉमिनेट करना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पावर है, अधिकार उनका है, किसको नामांकित करना चाहे। तो किसको उन्होंने सेलेक्ट किया, हमको किया कि जय बच्चन जी को भी किया, कि रामजी सुमन जी को भी किया, ये उनकी विचार है, उनकी सोच है, इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं जरूर कैसे हो सकता हूँ कि जैसे राज्यसभा है, मेरा अपना ये फीलिंग है कि राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो कि बड़ा प्रतिष्ठित हाउस है अपने आप में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लोकसभा, उससे फर्क है। लोकसभा भी बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन लोकसभा में लोग चयनित होकर पब्लिक से इलेक्ट होकर आते हैं। राज्यसभा इसलिए बना है कि जो लोग शायद पब्लिक से चयनित होकर ना आने की स्थिति में हो, उस तरीके की राजनीतिक ना हो कि जो पब्लिक में जाके और उससे इलेक्शन जीत सकें, लेकिन वो योगदान दे सकते हैं देश के विकास में और देश के निर्माण में। तो राज्यसभा उनके लिए एक रूट है। तो उसलिए मैं समझता हूं उसमें ये बात नहीं, कहीं भी बात है कि कौन पीडीए है कि नॉन पीडीए है, कि बच्चन है कि रंजन है। बात उसमें ये आएगी कि क्या वहां पे राष्ट्रीय मुद्दों पे आप चर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे अपनी विचारधारा को सामने रख सकते हैं अच्छे से या नहीं रख सकते हैं, और सकारात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात और डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं। अगर ये है तो आप राज्यसभा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इसी कारण से मुझे सेलेक्ट किया या नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद आप राजनीति के उसका जो सबसे डार्क साइड है, शायद इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं समझ पाए, क्योंकि जो 2 लोग जीते उन्हें तो 41 वोट मिले और आप 20, 21, 19 के आसपास पहुंच गए। तो ये आपको लगा नहीं कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं कि कुछ धोखा हो गया आपके लोगों ने? मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो हूं नहीं, तो मैं इसके बारे में तो जानता नहीं कि अंदर क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस कभी किसी चीज से क्या हो सकते हैं, इसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं रहती। आप मुद्दे बन गए, आप मतलब ठीक है, रंजन और बच्चन का नाम लिया गया, बच्चन तो जीत गई, लेकिन रंजन ऐसे हार गए कि लगता है कि सारा ठीकरा उन्हीं के मत्थे फूट गया। वो एक ये स्थिति हो गई, जब क्रॉस वोटिंग हो गई तो एक व्यक्ति को हारने की स्थिति पैदा हो गया। तो वो एक व्यक्ति में मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं बाकी जो थे वो मेरे से बेटर थे। तो अखिलेश जी ने क्या कहा? नहीं, उन्होंने मेरे को चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि आप निराश ना होइए और अपना कंट्रीब्यूट करते रहिए और विचार करते रहिए, आप बिल्कुल निराशा इसका अपने अंदर मत आने दिए। तो पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, बातें होती रहती है। तो आपको उम्मीद है कि अब आप ज्यादा एक्टिव तरीके से समाजवादी की पार्टी की पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और इस तरीके का जो डिजास्टर हुआ अब आगे नहीं होगा? आपको लगता है कि अब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो नहीं हो? नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व का तो मेरा ये है कि मैं वही, जैसा आपने कहा था कि पिछली बार जो मैनिफेस्टो बना था उसमें मेरा योगदान रहा। मैंने मैनिफेस्टो बनाने की जो कमेटी थी उसको चेयर किया था कि आगे भी जैसे मैनिफेस्टो बनाना हो या इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दे हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो, पब्लिक पॉलिसी के इश्यूज हो, उन सब पे एक तरीके का वो तैयार करना कि क्या अप्रोच होनी चाहिए,
क्या है, और वो मेरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ही हमेशा रही है। मैं पॉजिटिव व्यक्ति रहा हूं, मैं कभी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करता। मेरा आइडिया रहता है कि कैसे एक पॉजिटिव चेंज लाया जाए हर चीज में, और अगर कहीं कोई चीज में कमी बतानी है तो ये भी बताया जाए कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट है कंट्री इज फर्स्ट, बाकी सब चीजें पीछे। मैं तो उसी इरादे से हूं। सर, आप इतने समय तक प्रशासनिक सेवा में रहे, सर्वोच्च पद पे रहे ब्यूरोक्रेसी के स्टेट में। पॉलिटिक्स में इस वक्त जो स्थिति है उसमें बिल्कुल साफ साफ लाइन दिख रहा है कि अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने भी ये लाइन ले ली है। एज ए सिविल सर्वेंट आप इतने समय तक देखते रहे, आपको लगता है क्या कि सचमुच जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों तक न्याय नहीं पहुंचेगा, तब तक लोगों तक सही लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी है उन तक, वंचितों तक पहुंचना नहीं पहुंचेगा, ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, ऐसा है समाज में हमारे, अभी भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, में कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, पूरे विदेश में नाम है कि भारत का अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें कई खामियां भी हैं जिसके भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जहां पॉजिटिव चीज देखें वहां दूसरी साइड भी देखना चाहिए। तो दूसरी साइड ये है कि इस डेवलपमेंट में सब लोग एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। और उसका एक कारण बहुत बड़ा ये है कि जहां इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कई लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं, वहां सबसे बड़ी चीज जो एक भारतवर्ष की एक यूनिक चीज है, स्पेशल चीज है, जो और देशों में नहीं मिलेगी, वो है जो सामाजिक रूप से भी न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों को सामाजिक रूप से बहुत लोग पीछे हैं, जैसे कि कई कास्ट हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, हिल कास्ट हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी सोशल जस्टिस या न्याय उनको नहीं मिला है। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि सोशल जस्टिस और न्याय बड़ा भारी मुद्दा है हिंदुस्तान में, अपने भारत में, और इसको दिलाना किसी भी सरकार का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक मुहिम होना चाहिए कि हम सोशल जस्टिस और न्याय दिलाएं। इसके लिए जैसे जाति जनगणना की आपने बात उठाई, जाति जनगणना का उद्देश्य है व्हाट विल इट गिव, क्या आएगा जाति गणना। हम अगर ये समझ जाएंगे कि किस जाति के कितने लोग हैं, एंड नॉट ओनली दैट कि उनकी आर्थिक और सोशल स्थिति क्या है, अगर वो सामने आ जाएगी तो उसके आधार पे उनका विकास करने के लिए पॉजिटिव नीतियां बनाना, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, सोशल पॉलिसीज बनाना, एफर्मेटिव पॉलिसीज बनाना, ये सब पॉसिबल। लेकिन जो क्रिटिक है वो तो ये कहते हैं कि ये तो एक राजनीतिक टूल है, हथियार है, और राहुल गांधी ने भी कहा है और अखिलेश जी भी इस तरफ इशारा करते हैं कि फिर जो कैप है आरक्षण का उसको हटा करके जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप भी सहमत? नहीं, देखिए वो बात तो है कि एक्चुअली ये रिजर्वेशन दिया ही क्यों गया था, आप उसको इतिहास पे देख लीजिए, और अभी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अभी रूलिंग आई, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कहा नहीं, ये रिजर्वेशन जो है जिस तरीके से है उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, और सब लोग अक्रॉस द बोर्ड उस बात को मान रहे हैं कि हाँ उसी प्रकार इसको चलते रहना चाहिए। बिकॉज ये रिजर्वेशन का देने का उद्देश्य ही यही था कि सर्टन सेक्शन सोसाइटी हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रहे हैं वो, और उनका उसकी गरीबी से भी उसका रिलेशनशिप है, वही लोग गरीब भी हैं, अगर आप चेक कर लीजिए ज्यादा, तो दे आर मोर अनइक्वल देन अदर्स, उनके पास आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। तो वो तभी सुधार हो पाएगा जब उनको आप उसमें एम्पावरमेंट करेंगे। एम्पावरमेंट कैसे करेंगे? यस, ऐसे एफर्मेटिव एक्शन की बात है, आप उनको अगर सरकारी पोस्ट पे, सरकारी कर्मचारियों के उसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बाकी सब चीज में हिस्सेदारी अगर मिलेगी तो दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, और अगर पूरा समाज उठेगा तो अपने आप में ही देश का विकास होगा, और अल्टीमेटली वी कैन रीच अ स्टेज इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी तो जरूरत है। तो आप अखिलेश यादव को नेता के तौर पर, एक प्रशासनिक जो मुख्यमंत्री रहे, आप उनको कैसे रेट करते हैं? और अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं, दोनों को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए, मैंने काम अखिलेश यादव जी के साथ किया है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ नहीं किया है, तो उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैंने अखिलेश यादव जी के साथ बहुत नजदीक से काम किया है, 2 साल एज चीफ सेक्रेटरी भी, और मैंने पाया कि बहुत ही विजनरी चीफ मिनिस्टर है। उनका एक विजन है सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, और उन्होंने देश विदेश के डेवलपमेंट को देखा है, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि हम चाहते हैं कि उस लेवल का डेवलपमेंट हो, क्वालिटी उस, इसलिए आप देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किस क्वालिटी का बना है, आज तक उतनी क्वालिटी का एक्सप्रेसवे कोई नहीं बन पाया जो बना। लखनऊ मेट्रो देखिए, श्रीधरन जी तक ने कहा कि बेस्ट मेट्रो बन के तैयार हुआ है। डायल 100 देखिए, इस तरीके का डायल 100 जैसा सिस्टम, पूरे इतना बड़ा सिस्टम कहीं नहीं है। तो क्वालिटी का जो काम उन्होंने हमेशा जोर दिया, तो एक विजनरी लीडर है, क्वालिटी पे जोर दिया है हमेशा उन्होंने। इस बात उसी पे आ रहा था, मैं लिस्ट देख रहा था जो आपके खाते में है, जो चीफ सेक्रेटरी, लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, IT सिटी, स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल, डायल 100, वुमेन हेल्पलाइन, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हमें जो है वो आपके दौर में दिखाई दिए। तो ये श्रेय जाता है अखिलेश जी को?
बतौर मुख्यमंत्री, बिल्कुल। और दूसरा श्रेय आपको जाता है जब आप उनके चीफ सेक्रेटरी थे। मैं इसको इस तरीके से रखूंगा कि विजन माननीय श्री अखिलेश यादव जी का सोच उन्हीं की थी कि ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए, उससे ये फायदा होगा। अब उस विजन को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है, वास्तविकता पे उतारना है पटल पे, वो काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। मैं ब्यूरोक्रेसी का हेड था एज चीफ सेक्रेटरी, तो मेरा दायित्व था कि मैं उनके विजन को ट्रांसलेट करके जमीन पर उतारूं। ये काम मैंने किया अपने अधिकारियों की टीम के साथ लेके, और मुझे पूरा सहयोग और मार्गदर्शन भी उनका मिलता रहा और पूरा सपोर्ट मिला। मैं ये कहूंगा कभी एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी चीज मुझे लगा हो कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है या मुझे पूरा बैकिंग नहीं मिल रही है, वो मुझे मिली। इसीलिए ये काम इतनी तीव्र गति से और इतनी अच्छी क्वालिटी से हो भी पाए, जितने प्रोजेक्ट आपने मेंशन किए हैं। लेकिन सर, चूंकि आप बहुत सीनियर नौकरशाह रहे, तो आप बेशक आपने योगी आदित्यनाथ के साथ, मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं किया, लेकिन आपको उनके गवर्नेंस के बारे में जानकारी तो होगी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से सत्ता चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, उसकी समझ आपको तो होगी। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या सभी रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं, सभी का गवर्नेंस अच्छा है, या अखिलेश जी का गवर्नेंस इन सबों से बेहतर है? देखिए, क्योंकि जिनके साथ मैंने काम किया उनके बारे में ज्यादा कमेंट कर सकता हूं, बाकी जिनके साथ नहीं काम किया उनके बारे में कमेंट करना मेरे लिए भी उचित नहीं रहेगा। बात यह है कि यस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने हिसाब से अपनी विचारधारा को रखती है। जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने विचार को रखता है, अपनी आइडियोलॉजी को रखता है और उसको सामने रखता है, तो वो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं देश के विकास के लिए। तो हमने जिसके साथ काम किया हम तो उसी के बारे में आपको स्पष्ट बता पाएंगे कि हमारा क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा उत्तर प्रदेश में होती है, और कहा यह जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर देखना हो तो या तो बहन जी का देखिए, मायावती का देखिए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर देखना हो तो योगी आदित्यनाथ का देखिए, या थोड़ा अगर पहले अगर गवर्नेंस देखना हो, एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो तो कल्याण सिंह का देखिए। इन तीन नेताओं के नाम हमेशा आते हैं। आपको अखिलेश जी भी इसमें दिखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, या लॉ एंड ऑर्डर में के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया गया है? विकास के मामले पर आपको ध्यान होगा कि हम पब्लिक भी अभी भी कहती है कि जो विकास हुआ माननीय अखिलेश यादव जी के चीफ मिनिस्टर काल में, ऐसा विकास पहले और बाद में नहीं हो पाया इतने कम समय में जितना डेवलपमेंट किया गया। तो एज ए विकास पुरुष तो उनको सभी लोग मानते हैं कि लॉट ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने अपने उसमें कराया। अब बात रही जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की करी, मैं समझता हूँ कि वो नजरिया है देखने का, आप किस तरीके से उसको देखना चाहते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स से देखिए तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सी क्राइम जो है इस समय पहले के मुकाबले कम हो गई है। कुछ क्राइम कम हुई है, कुछ ज्यादा भी हुई है ना, दोनों चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम खत्म हो गई हो, ऐसा भी नहीं है कि क्राइम खत्म हो गई है। क्राइम चलते रहते हैं सोसाइटी में, वो वर्कआउट भी होते रहते हैं, केसेस एक्शन भी होता रहता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को ये इट इज अ पॉइंट ऑफ परसेप्शन, कभी कोई किस तरीके से परसीव कर ले, कोई किस तरीके से परसीव कर ले। पर मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी रहा माननीय अखिलेश यादव जी का, और मैं 14 साल रहा। लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने भी प्रायोरिटी दी थी और मैंने भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी थी। मुझे अभी तक याद है कि मेरा दिन जो शुरू होता था पहला 9:30 बजे मीटिंग का, वो डायरेक्टर जनरल पुलिस और एडीजी इंटेलिजेंस और होम सेक्रेटरी के साथ बैठ के होता था, जो हम लोग पूरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लेते थे और उस पर एक्शन होता था कि कहीं कोई घटना घटी है तो तुरंत कार्रवाई की जाए, कम्युनल इंसिडेंट कहीं ना होने पाए, दंगे ना होने पाए। इस सब के विचार पे हम लोग बहुत ही उसमें सख्ती से विचार करते थे, कार्रवाई करते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर को हम लोगों ने पूरी प्रायोरिटी दी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दी थी, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा, अब आते हैं रीसेंट चुनाव पे थोड़ा। ये चुनाव तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेहतर रहा और समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से बीजेपी को यहां हरा दिया है। आपको क्या लगता है कि इसमें अखिलेश यादव जी का रोल सबसे ज्यादा रहा, या जो नैरेटिव बना जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ दोबारा आए और जो संविधान बदलने, आरक्षण बदलने, इसका नैरेटिव काम किया? देखिए, नैरेटिव या लोगों बनता जी, नैरेटिव बिना किसी व्यक्ति के नहीं बनता। नैरेटिव अपने आप में नहीं बन जाता है। नैरेटिव कोई लीडरशिप होती है, वो जो चीज को सामने रखती है पब्लिक के, और पब्लिक को अगर वो बात समझ में आती है तो वो चीज नैरेटिव बन जाती है। नैरेटिव वही तो बनता है। नैरेटिव ऐसा है नहीं कि अपने आप बन जाता है। तो इट इज लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए नैरेटिव। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक अपनी विचारधारा सामने रखी और संविधान की बात सामने रखी और बातें सामाजिक न्याय की बात सामने रखी, वो एक नैरेटिव में कन्वर्ट हुआ क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। या बेरोजगारी की समस्या की बात सामने रखी, या इन्फ्लेशन की बात सामने रखी, ऑल दीज बिकेम नैरेटिव्स बिकॉज उसको उन्होंने बात लोगों के सामने रखा और लोग उनकी बात से कन्विंस हुए, इसलिए नैरेटिव। लेकिन अब जब आपने बेरोजगारी की बात छेड़ दी तो अपने पास हम लोगों का एक डेटा भी आया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो डेटा दिया गया इस बार नौकरियों को लेकर, 6.5 लाख सरकारी नौकरियों का दावा है कि 7 सालों में 6.5 लाख नौकरियां दी गई।
आपके दौर में ये नौकरियां 5 साल में 2.5 लाख के आसपास 3 लाख के आसपास आती हैं, तो आपको लगता है कि नौकरियों की बात आप कर तो रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें योगी सरकार कहीं ज्यादा नौकरियां दे रही है, ऐसा है? नहीं, इसको इस तरीके से देखिए आप कि आज इकोनॉमिक सर्वे जो है भारत सरकार का, वो कहता है कि 78 लाख लोग यूथ हर साल तैयार हो जाते हैं जिनको रोजगार देना है। आप यूपी की पॉपुलेशन 1/6 है, 1/6 से उसको डिवाइड कर लीजिए तो कम से कम 12 लाख नौकरियां पर ईयर कम से कम जो नए लोग इकोनॉमिक स्ट्रीम में आ रहे हैं उनको दी जानी चाहिए। तो वो अब इसका इमेजिन करिए पहलू। रही बात आंकड़े की, आंकड़े ऐसी चीज होती है कि मैं आपको अभिषेक जी क्या बताऊं कि आप जिस तरीके से देखना चाहे उस तरीके से उसको आप देख सकते हैं, और यहां तक कि आर्थिक विशेषज्ञ इकोनॉमिस्ट जो हैं एक ही आंकड़े और एक ही उसको लेके अलग अलग विश्लेषण करते रहते हैं। बट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन इश्यू ऑफ आंकड़ा ओनली। अनएम्प्लॉयमेंट आप स्टैटिस्टिक्स से नहीं समझ सकते। अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझना है तो आप देख लीजिए कि जहां 6000 वैकेंसी निकलती है वहां 60 लाख क्यों अप्लाई करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। किस तरीके से ट्रेन में चढ़ के लोग डिब्बे में घुस के आ रहे हैं, अभी हाल में जो इम्तिहान हो रहा है उससे वो अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है। बेरोजगारी अगर आपको देखनी है, आप गांव में और मोहल्ले में और शहर में चले जाइए और जो यूथ है आप उसका चेहरा देखिए, आप बेरोजगारी समझ जाएंगे। कोई इंजीनियर बन रहा है और उसको अगर 10,000 रुपये या 8,000 की कोई तनख्वाह मिल रही है जो इंजीनियर से संबंधित नहीं है, तो बेरोजगारी तो है ना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट है सबसे बड़ी। आज कृषि क्षेत्र में जितने लोग होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें तो कोई राय नहीं कि आज देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए कारगर नीतियां जो है वो बनाना जो है वो बहुत आवश्यक है। बिकॉज इट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज हमारा जो यूथ है, जो हम कहते हैं हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है, वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो यूथ को सही हमने अगर दिशा नहीं दिखाई, सही एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। जब फ्रस्ट्रेट होता है तो दाएं बाएं जाता है, जिसको नहीं जाना चाहिए। उसकी एनर्जी को हमको सही दिशा में चैनलाइज करना। इसलिए मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी मेजर इशू एंड नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। वो तो विजिबल है कि अनएम्प्लॉयमेंट है सोसाइटी में, एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। सर, हम आपके कुछ लिखी हुई किताबों पर आए, उसके पहले एक और पॉलिटिकल सवाल ये है कि जिस वक्त राज्यसभा के लिए आपको आपके नाम को आगे किया गया है, जब कहा गया कि आप भी राज्यसभा जाएंगे, उस वक्त आपको उम्मीद थी कि आपके साथ भी इस तरीके का खेल हो जाएगा, या आपको लगता है कि पार्टी के भीतर जिस तरीके से लोगों को आपको समर्थन देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया? मुझे इतना नहीं आइडिया था, मैं पॉलिटिक्स में रहा नहीं हूँ, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं था कि कैसे चीज बनती है। लेकिन मुझे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने नामांकित कर दिया, मैंने उनको धन्यवाद दिया। बाकी उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिक्स चली वो तो आप लोगों के सामने ही। आगे आप पॉलिटिक्स में कहां खुद को देखते हैं? क्या लगता है कि आप एक बार फिर जो राज्यसभा है उसकी तरफ ही, उस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ ही जाएंगे, या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। राज्यसभा एक ऐसी जगह है, जरूर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है पार्टी का, या उनका जो किसको नॉमिनेट वो करना चाहते हैं तो वो डिसाइड करेंगे। इस हार के बाद से आप टूटे तो नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं टूटता जिंदगी में, किसी चीज से नहीं। मैं हार नहीं मानता किसी चीज को। देयर इज नो सच थिंग एज डिफीट इन लाइफ। मैं तो 38 साल सेवा करी है, अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ नहीं भी अचीव किया है। ये तो जिंदगी का पार्ट होता है। लाइफ में मैं किसी को भी ये कहना चाहूंगा कि लाइफ एक सिरे से नहीं चलती है हमेशा। अच्छे बुरे दिन भी आते रहते हैं, सक्सेस फेलियर भी आता रहता है। हताश होना या टूट जाना ये तो बहुत ही निष्क्रियता का प्रतीक है। वन शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इन लाइफ, और जो होता है हम तो ये मानता हूं अच्छे के लिए होता है। सर, मैं आपकी कुछ किताबों की फहरिस्त देख रहा था। आलोक रंजन साहब जितने जैसे अधिकारी रहे हैं, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और आज भी इनकी किताबें बहुत मायने रखती हैं। खास करके ऐसे लोग जो एस्पिरेशनल अगर यूथ है, इन्होंने जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैप्पीनेस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सर, कुछ मैं नाम देख रहा था उसमें, एक था एथिक्स एंड सिविल सर्विसेज 100 केस स्टडीज, उसी तरीके से था एक्सेलेंस इन गवर्नेंस, जो इस तरह मेकिंग अ डिफरेंस। तो ये सब जो किताबें हैं, ये किताबें आपने जो लिखी हैं, क्या है इन किताबों का मूल मकसद और क्यों? आपने बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे हमेशा से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक रहा है। एक तो मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, कम से कम 3-4 घंटे रोज अभी भी, समाचार पत्र, मैगजीन और किताबें सब मिला के। मैं इवन सर्विस में भी टाइम निकाल लेता था कि कार में चलते हुए, एयर में ट्रेवल करते समय, ट्रेन में ट्रेवल करते समय लगातार पढ़ता रहता था जब मौका मिल जाए। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और लिखने का भी बहुत शौक रहा है, लेकिन मैं उतना लिखने का अवसर सेवा में जितना नहीं मिल पाया। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा मैं जरूर लिखूंगा और पढ़ाऊंगा भी बच्चों को।
इसलिए कि मैं अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो नए सिविल सर्वेंट्स हैं या जो नए लोग सिविल सर्विस में आना चाहते हैं या इवन अदरवाइज जो लोग यंग यूथ है हमारा, उनको मैं कुछ बताना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर। कैसे मैंने क्या अचीव किया, कैसे मैंने क्या अचीव नहीं कर पाया, क्या उसकी सीख है, क्या उनको उससे समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए, कैसे अपने आप को विकसित करना चाहिए। तो जैसे मेकिंग ए डिफरेंस किताब है, वो मेरी किताब है, वो मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं है वो, लेकिन मेरे जीवन के आईएएस के जीवन के एक्सपीरियंसेस को लेके मैंने ये दिखाया कैसे अगर एक आईएएस ऑफिसर सच्ची माने में ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करे और देश के लिए समर्पित हो, तो वो सोसाइटी में कितना जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, वो मैंने अपने अनुभव से उसमें दिखाया है। इट इज पॉसिबल फॉर एन आईएएस ऑफिसर, इतना बड़ा मौका ईश्वर देते हैं एक आईएएस ऑफिसर को काम करने का कि वो घर घर में, गांव गांव में लोगों के झोपड़ी तक में परिवर्तन ला सकता है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार ला सकता है। एंड इट इज पॉसिबल अगर उसकी अप्रोच सही है, अप्रोच पॉजिटिव है, रिस्पॉन्सिव है, जनता के बीच में जाता है, पब्लिक की सुनता है, पब्लिक को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये मैंने एक नैरेटिव उस किताब में लाया कि तभी मेकिंग अ डिफरेंस, तभी आप एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल इसमें ये उठता है कि जो अधिकारी होते हैं उनकी भी अपनी एक लॉयल्टी फिर पॉलिटिकल दिखने लगती है, जो जिसके साथ रहा, जिसके करीब रहा, फिर उसकी विचारधारा, उसकी लॉयल्टी भी तो आती। फिर एथिक्स जो आपने लिखा, एथिक्स एंड सिविल सर्विस, पॉइंट ये है कि अधिकारी न्यूट्रल रहता है और रहना चाहिए उसको, जो नहीं रहते हैं वो गलत करते हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जिससे ना हो अगर ऑफिसर की तो गलत है। वो किसी के साथ काम करता है तो उससे उसका जुड़ाव हो सकता है, बिल्कुल होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होगी, किसी के साथ सम्मान, आपसी सम्मान भी होगा, और जिसके साथ आप काम कर रहे हैं नेचुरली उसके साथ क्लोजनेस भी आपकी होगी। पर पॉइंट ये नहीं है कि आप पॉलिटिकली उस आइडियोलॉजी को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। आप तो काम कर रहे हैं फॉर द पीपल ऑफ दिस नेशन, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक की समस्याओं का हल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, जो सच्ची बेनिफिशियरी है उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। ये सब जो देखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि अधिकारी को, और इसी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसी से संतोष मिलता है। तो आपकी जो और किताबें हैं 100 केस स्टडीज, एथिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज है। मैं समझता हूं कि नैतिकता बहुत आवश्यक है सिविल सेवा में, और नैतिकता आपको दिखता है अभी लोगों में रहती है और कुछ हद तक उसका ह्रास भी हुआ है, दोनों चीजें। तो जो नेगेटिव चीज है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए एथिक्स ऑफ सिविल सर्विस, यंग जो सिविल सर्वेंट्स है, और जो एथिक्स एक सब्जेक्ट भी है यूपीएससी में, उसके मुताबिक भी लिखी है किताब। मैंने केस स्टडीज अपने जीवन काल की दी है, अपने एक्सपीरियंस के, कि कैसे कई लोग ये सोचते हैं ना कि एथिकल होने से फायदा नहीं होता, अनएथिकल होने से आगे बढ़ सकते हैं। आज एक सोच ऐसी गलत लोगों के दिमाग में आ गई है। मैंने इन केस स्टडीज के माध्यम से बताने की कोशिश की कि नहीं, दैट इज रॉन्ग। आप एथिकल होकर आगे चलो, हो सकता है आप कुछ देर तक आपको नुकसान पहुंचे, आपको लगे कि नुकसान हो रहा है, हार हो रही है, अल्टीमेटली आपकी जीत होगी। तो एथिक्स और नैतिकता अल्टीमेटली में जीतती है। ये एथिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज किताब में दिया। हम मेकिंग अ डिफरेंस, सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे आप शिक्षा में कैसे बदलाव ला सकते हैं, स्वास्थ्य में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा सकते हैं लोगों का, ये सब चीजें उसमें मेकिंग डिफरेंस में। और एक्सीलेंस एंड गवर्नेंस जो है उसमें मैंने गवर्नेंस की स्टोरीज दी है, जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कैसे बना, लखनऊ मेट्रो कैसे बना, डायल 100 कैसे आया, या मैंने अपने डीएम काल के एक्सपीरियंस, जो मैं आगरा में डीएम था, एक साल में साक्षरता हम लाए थे, एक साल में वो कैसे लाए साक्षरता, या कंप्यूटराइजेशन के प्रोजेक्ट्स कैसे लागू किए। ट्रेजरी को कंप्यूटराइज कराया था मैंने एज सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो हमने कैसे ट्रेजरी को कंप्यूटराइज कराया, वो भी एक साल के अंदर कराया विदाउट एनी फंड्स फ्रॉम एनीबडी। तो ये सब कैसे हुआ, ये कहानियां से क्या होगा ना, तो अगर सिविल सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट्स जो लोग आ रहे हैं पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, और उनके अंदर भी एक ऊर्जा आ जाएगी सामने। यही मेरा उद्देश्य। सर, आपने जब इतने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए तो मुझे एक सवाल याद आ गया। लखनऊ मेट्रो, आगरा, खास करके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये सब जब नाम लेते हैं तो एक और नाम जहन में आ जाता है, और वो आ जाता है नवनीत सहगल का। कि नवनीत सहगल जब भी क्रेडिट जाता है कि भाई अखिलेश जी के जमाने में हुआ, और जो अधिकारी इनके पीछे दिखाई दिए, हमेशा खड़े दिखाई दिए, तो नवनीत सहगल जी का नाम आया। हम लोग आपको भी देखते हैं कि आप भी इसके पीछे, तो आप लोग दोनों के बीच में क्या कोई तारतम्य था, क्या था? नहीं, हम बहुत अच्छे तालमेल से काम किया, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। नवनीत सहगल को मैंने स्वयं चुना था एज माई सीईओ ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैंने चुना था उनको और करवाया था, क्योंकि उनके अंदर काम करने की अच्छी क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, और वो उस टाइप के ऑफिसर है जो रिजल्ट्स देते हैं। तो मैंने इसलिए उनको अपने साथ रखा था, और उन्होंने दिया, रिजल्ट दिया, और मैंने उनको पूरा सपोर्ट दिया। मैं हर मंडे को रिव्यू करता था, मेट्रो प्रोजेक्ट हो चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हो, और कुमार केशव जो उनके एमडी थे मेट्रो के, और जो नवनीत सहगल थे, ये लोग अपने सारे परेशानियां, मुद्दे उसको सामने रखते थे, और हम अक्रॉस द टेबल वहीं के वहीं निर्णय ले लेते थे।
उसी से ये प्रोजेक्ट इतने अच्छी तरीके से और तेजी से बिल्कुल काम आए, क्योंकि सरकारी जो ढंग होता है कि फाइल में बरसों काम चल रहा है, उस तरीके से काम नहीं होता ये अक्रॉस द टेबल बैठ के मुद्दे आए, चर्चा हुए, निर्णय लिए गए, लागू किया गया इस तरीके से। क्योंकि अखिलेश जी का अगर कुछ फ्लैगशिप अगर हम उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसको कि आज भी वो उसको कहते हैं, दिखाते हैं और उसके बारे में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल। तो क्रेडिट गोज टू आप अखिलेश जी, आपकी टीम। देखिए अलग अलग है, उनका विजन था, उनका मार्गदर्शन था, हमने उसको एग्जीक्यूट कराया और हमारी टीम ने कराया। मैं अकेले थोड़ी कुछ कर सकता हूं, मेरी टीम में जो मेरे मेंबर ऑफिसर्स थे उन्होंने मेरी लीडरशिप में एग्जीक्यूट किया, मैंने उनको टीम की तरह बांधा, उन्होंने रिजल्ट करके दिखाया, इस सभी का उसका योगदान। एक आखिरी सवाल ये कि अब आप आगे अपने आप को कहां देखते हैं, पॉलिटिक्स में कहां देखते हैं? एक तो बात आपने राज्यसभा की कि आपके मिजाज से मिलता हुआ वो सदन है जिसमें आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप फिर से राज्यसभा के लिए जा सकते हैं, जाएंगे? अखिलेश जी ने आपको कुछ आश्वासन दिया? ये तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको भेजना चाहें। वो उन्होंने अभी मुझे इस बारे में कोई कुछ नहीं कहा है ना मैंने उनसे कुछ मांगा है। वो जब जिसको देना चाहेंगे, जिसको उपयुक्त समझेंगे वो देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो भी इश्यूज देश के सामने हैं उनके बारे में मैं नहीं समझता कि मैं रिटायर हो गया उनसे। उनके बारे में चिंतन करना, अपने विचार रखना, वो भी पॉजिटिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, ये तो मैं योगदान देता ही रहूंगा। तो पॉलिटिक्स में है तो उनको राजनीतिक सलाह नहीं देते? राजनीतिक सलाह मैं राजनीति ज्यादा जानता नहीं, मैं तो प्रशासन ही जानता हूँ, इकोनॉमिक इश्यूज जानता हूँ, सोशल इश्यूज जानता हूँ, वो जो मैंने काम किया है। पॉलिटिक्स जो होती है उसमें मेरा इतना अनुभव ही नहीं है कि मैं किसको सलाह दे सकूं। नहीं, टिकट बंटवारे में टिकट किसको दिया जाए, मैं उसके लिए सक्षम ही नहीं हूँ सलाह देने के लिए, मेरे अंदर वो नहीं। लोग तो कहते हैं कि भाई आलोक रंजन जी का उस पर भी उनकी भी सलाह सुनते हैं अखिलेश जी। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी बात हो तो हमको कुछ कहना है तो कोई सुन ले, वो बात अलग है। पर मेरे को, क्योंकि मैं सच्चाई कह रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मैं लोगों को भी नहीं जानता ठीक से, मैं किसका क्या योगदान है, किसका क्या पॉलिटिकल करियर है, किसने क्या किया है, तो मुझे इस पर तो बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सर यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे आलोक रंजन, वरिष्ठ नौकरशाहों में से एक, अखिलेश यादव के सलाहकार और बहुत करीबी रहे। ये ठीक है कि चुनाव में डिजास्टर होते हैं और इनके साथ राज्यसभा में हुआ, लेकिन इनका मानना है कि न टायर्ड न रिटायर्ड, आगे भी जहां जरूरत होगी पार्टी के लिए खड़े रहेंगे। तो आज की मुलाकात में हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्स के साथ किसी नए दिन पर। सर बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।